नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में वैदिक काल का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कराकर मैं महाजनपद काल की तरफ जाऊंगी। तो महाजनपद काल शुरू करने से पहले वैदिक काल की जो कुछ बची हुई चीजें हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे वैदिक सभ्यता के पतन का कारण, आपको सबसे पहले हेडिंग क्या देनी है? आपको हेडिंग देनी है वैदिक सभ्यता के पतन का कारण क्या है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। 1 मिनट रुकेंगे तो जल्दी जल्दी से आप सभी जो हैं लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। अभी मैं नाम लूंगी कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ चुका है। चलो यहाँ पे आ जाओ। और बेटा जी, आपको एक बात बता दूं कि आपका जो आज शुरू होगा, ठीक है, अब यहाँ पे आपका ब्लैक कलर नहीं रहने वाला है। कलर क्या रहेगा? पीडीएफ में बच्चा आपका ये कलर रहेगा, ये आपका कलर रहेगा। इस कलर पे मैं आपको पढ़ाऊंगी और उसका रीज़न ये है कि पहला रीज़न कि अगर आप लोगों को जो है प्रिंट आउट निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। और दूसरा रीज़न ये है कि हल्का कलर जो है यूज़ करना सही है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की ये शिकायत रहती है कि अगर हमें बोर्ड पीडीएफ निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट बस, 1 मिनट। अब आइए, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे आपका लाइट कलर पे। मैं पढ़ाऊंगी, लाइट ही कलर हम लोग यूज करेंगे। ये वाला ले लेती हूँ प्लेन पेज के लिए। अब देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग देंगे उत्तर वैदिक काल, या सिर्फ आप लिख सकते हैं वैदिक काल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेडिंग दीजिएगा वैदिक सभ्यता के पतन का कारण। वैदिक सभ्यता के पतन का कारण, वैदिक सभ्यता के पतन का कारण। बेटा वो आपका क्या था? क्योंकि भाई वैदिक सभ्यता कैसे खत्म हुई थी ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आप लिखेंगे रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ वैदिक सभ्यता। रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता के पतन का कारण। जिसमें प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपका पहला है, लिखिएगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण। दूसरा लिखिएगा व्यापार में कमी, व्यापार में कमी, डिक्लाइन इन ट्रेड, डिक्लाइन इन ट्रेड, व्यापार में कमी। दूसरे के बाद तीसरा लिखिएगा बेटा सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, सामाजिक अस्थिरता। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सोशल इनस्टेबिलिटी, सोशल इनस्टेबिलिटी, सोशल इनस्टेबिलिटी। ठीक है, सामाजिक अस्थिरता। और फिर और कारण लिखिएगा चौथा, बाहरी आक्रमण, आपका एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये भी एक कारण था। और पांचवा लिखिएगा आप यहां पर नदियों का सूखना, नदियों का सूखना।
नदियों का सूखना, ठीक है, यानी आप लिखेंगे कि मैम यहां पर ये सारे कारण थे, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ड्राइंग ऑफ रिवर्स, ये आपका यहां पर रहेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये सब किसके कारण है, वैदिक सभ्यता के पतन के, कि बार बार जलवायु का परिवर्तित होना, व्यापार में कमी आ जाना, युद्ध ज्यादा होना, मतलब बाहरी लोग उन पर आक्रमण करते जिससे बार बार युद्ध होते, और उसके बाद में प्यारे बच्चे सामाजिक अस्थिरता है, ठीक है, नदियों का सूखना है, ये सब क्या है, ये सब आपके वैदिक सभ्यता के पतन के कारण हैं। और ये सब कारणों से आपकी वैदिक सभ्यता क्या हुई है, आपकी वैदिक सभ्यता जो है, इन सब कारणों से आप कह सकते हो कि इन सब कारणों की वजह से हमारी वैदिक सभ्यता का डिक्लाइन हुआ है, हमारी वैदिक सभ्यता का क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, यानी हमारी वैदिक सभ्यता समाप्त हुई है। अगर प्यारे बच्चे मैं अगर आपसे आगे बात करती हूं तो आप क्या कहेंगे, यहां पर देखिएगा, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो आप यहां पे एक और चीज लिखेंगे, वैदिक सभ्यता, ठीक है, एक चीज और लिखेंगे कि वैदिक सभ्यता के अंदर मापतोल की इकाई, ठीक है, लिखिएगा, मापतोल 16 के गुणक में थी, मापतोल 16 के गुणक में थी, 16 के गुणक में थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और बेटा जी मापतोल 16 के गुणक में थी, अगर इस बात की हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा मेजरमेंट वेट वर, मेजरमेंट वेट वर मल्टीपल इन 16, मल्टीपल इन 16, मल्टीपल इन 16, ये कब की बात है, वैदिक सभ्यता के समय पर, ठीक है। वैदिक सभ्यता में जो चीजें होती थी, वैदिक सभ्यता का आपका जो है अंत कैसे हुआ, और वैदिक सभ्यता में जो मेजरमेंट होता था, जो मापतोल की जाती थी, वो किससे की जाती थी, तो आप कहेंगे कि मैम 16 के गुणक में थी। कैसे क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 16 के गुणक में थी, यानी मल्टीपल इन 16, 16 के गुणक में थी, ये आपका यहां पर हुआ। उसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं तो जैसे अब मैं आपको हेडिंग ही डालकर दिखा रही हूं, ठीक है, ये वैदिक सभ्यता का फैक्ट है। अब जैसे उत्तर वैदिक काल, अगर हम बात करते हैं स्पेशली उत्तर वैदिक काल की, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर एक आपसे पूछा जाएगा, यहां पे आपके मुख्य देवता कौन थे, बताइए ऋग्वैदिक काल में कौन थे, पहले तो मुझे आपसे वही पूछना है, ऋग्वैदिक काल में कौन थे, तो यहां पर है बेटा प्रजापति, ठीक है। आगे लिखिएगा, गोत्र शब्द की शुरुआत, गोत्र शब्द की शुरुआत इसी समय हुई, इसी समय हुई, मतलब उत्तर वैदिक काल में हुई। उसके बाद में जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम जन्म आधारित हो गया। पहले बताइएगा किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म आधारित हो गया, यानी अब ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण ही होगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ भैया सीधी सी बात है आपको जो है एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, पीडीएफ से पढ़ाएंगे। अभिषेक थोड़ा सा पेशेंस रखो, कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे लिखवाने हैं, ठीक है। एकदम हल्ला मत मचाया करो क्लास के अंदर, शांति से कभी पढ़ भी लिया करो।
ठीक है, शांति से पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आप लोगों का, कुछ समझ में ही आ जाएगा। उसके अलावा प्यारे बच्चे यहाँ पर मुख्य देवता हो गए। गोत्र शब्द की शुरुआत इसी समय हुई थी। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। बच्चा पूछता है कि उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, तो बेटा सेम थी। यहाँ पर पितृ सत्तात्मक ही समाज था, यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी ही यहाँ पर भी थी। उसके बाद में प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो ये आपके उत्तर वैदिक काल से संबंधित आपके कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अब आप लिखेंगे अन्य तथ्य, अदर फैक्ट्स, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको कवर कराऊंगी। किस चैप्टर में है मैम? वैदिक काल में ही है। अदर फैक्ट्स, जैसे आप पहला फैक्ट लिखेंगे मुंडकोपनिषद का संबंध, मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद की शोकनीय शाखा से है। अथर्ववेद की शौनकीय शाखा से है। शौनकीय शाखा से है, ये आप ध्यान रखेंगे। फैक्ट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं लिखवा रही हूं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलि या कर्मकांड, बलि या कर्मकांड से है। ठीक है, किससे है? बलि, या फिर ऐसे लिखना बलिदान। ठीक है, बलि या बलिदान, इससे है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। आगे लिखिएगा, प्रत्येक वस्तु का निर्माण जल, पृथ्वी, ठीक है, प्रत्येक वस्तु का निर्माण जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से हुआ है। अग्नि, वायु और आकाश से हुआ है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश से हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पुरुषार्थ की संख्या, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। पहला लिखिएगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह आपके पुरुषार्थ की संख्या है। उसके बाद में बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था सोम देवता से। सोम देवता पौधों के, वनस्पति के तथा औषधि के देवता हैं। औषधि के देवता हैं। सीधा सीधा प्रश्न आया था। ठीक है, आगे देखिए, खत्म होने वाला है ये चैप्टर, इसलिए कि फैक्ट लिख के खत्म करना है इसको। क्वेश्चन का रिवीजन मैं आपको करवा दूंगी, उसकी आपको टेंशन नहीं है। नेक्स्ट लिखिएगा, अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो अगर मैं आपसे पूछूं किन राजाओं के पास, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, किन राजाओं के पास सेना और महल नहीं होते थे?
सेना और महल नहीं होते थे। बताइए किस काल के राजाओं के पास नहीं होते थे? किस काल के राजा के पास नहीं होते थे? बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से। मैम ये क्वेश्चन मॉक में भी आया था, आया होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर आपकी चीजें हैं। बेटा आपको जितना बोलना है आज आप बोलते रहो, आप फ्री हो मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उन बच्चों से, स्पेशली जिनको केवल नेगेटिविटी क्लास में देनी होती है। बिल्कुल मतलब नहीं है। प्रतिभा जी कलर चेंज नहीं होगा, ये कलर यूज करने का ऊपर से ऑर्डर्स हैं, ऊपर से हम लोगों को ऑर्डर्स हैं। वैदिक काल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि वैदिक काल के राजाओं के पास में आपकी महल नहीं थे, सेना नहीं थी, या हम कह सकते हैं सेना में मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक मिनट रुक जाना, कि किन राजाओं के पास स्थायी या नियमित सेना, स्थायी या नियमित सेना नहीं थी, नियमित सेना, महल नहीं था, ठीक है, राजधानी नहीं थी, राजधानी नहीं थी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर कैपिटल्स भी नहीं होती थी। तो वो आपके कौन से काल के होंगे? तो आप कहोगे मैम ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के जो राजा थे उनके पास में परमानेंट मिलिट्री नहीं थी, परमानेंट उनके पास में कैपिटल नहीं थी, कैपिटल थी ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है कि मैम इन राजाओं के पास में ये सारी चीजें नहीं थी। और बेटा जी एक और चीज ध्यान रखना कि आपको मैं ये भी बता दूं यहां पर कि आपकी एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संस्कृत भाषा है वो किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत भाषा बेटा आपकी जो भाषा है वो भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा यानी कि पार्ट, हिस्सा है। तो किसका है? इंडियन यूरोपियन फैमिली का पार्ट है आपका संस्कृत लैंग्वेज। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि जो वैदिक काल है, ध्यान से सुनना, वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? क्या कहते थे? वैदिक काल में बढ़ई को क्या कहते थे? तो आप कहोगे मैम बढ़ई को कहा जाता था तक्षणा। तो जब बेटा वो बढ़ई पूछ सकता है तो क्या और वर्ड नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। जैसे इसमें गोमत को क्या कहते थे? तो गोमत शब्द यूज होता था धनवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है गण, तो गण वर्ड यूज होता था सभा के लिए। एक वर्ड आपका होता है बेटा भगदुघा, भगदुघा, और ये क्या करता था? कर संग्रह करता, कर संग्रह करता। और अगर मैं बात करूं तो क्षत्रिय, क्षत्रिय के लिए वर्ड यूज होता था चेम्बरलेन, चेम्बरलेन। और अगर मैं बात करूं कि आपका एक वर्ड था समगृत्री कोषाध्यक्ष, एक वर्ड और लिख लीजिए सन्निधाता, मुख्य कोषाधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी। उसके बाद एक वर्ड आप लिख सकते हो समाहर्ता, राजस्व का मुख्य कलेक्टर जनरल, कलेक्टर जनरल, चीफ कलेक्टर, चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ
रिवेन्यू, चीफ कलेक्टर जनरल ऑफ रिवेन्यू, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये केवल क्या है, आपकी याद करने की चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आपको संभालनी हो। साक्षी ने पूछा है चंबरलेन का मतलब क्या होता है, क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय वो होता है जो आपकी रक्षा करता है। ठीक है संदीप, ये कुछ अदर फैक्ट्स हैं, ये अदर फैक्ट्स हैं, इसलिए चैप्टर के एंड में एक साथ आपको लिखवा दिए गए हैं। इसमें आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप बेटा ध्यान रखना। ये कुछ अदर फैक्ट्स थे, इसीलिए मैंने इनको आपके चैप्टर के एंड में लिखवाया है। आपका सीक्वेंस सब कुछ यहां से है। सीक्वेंस कहां से अलग हुआ है, यहां से, जहां मैंने हेडिंग दी है अदर फैक्ट्स। और अदर फैक्ट का मतलब होता है कुछ अन्य तथ्य। जैसे आपकी किताबों में भी कभी कभी आपके कुछ चैप्टर से संबंधित दे दिए जाते हैं, इसलिए बेटा मैंने यहां लिखवाया। और उत्तर वैदिक काल आपका चल ही रहा था, तो उत्तर वैदिक काल का तो मैंने पहले लिखवाया है ना। ठीक है, ठीक है। और जिस बच्चे को ये लगता है कि सीक्वेंस नहीं है, वो एक बार पूरा चैप्टर उठा के देखे, उसको खुद पता चल जाएगा। भाई आपका उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल के बाद मैंने आपको बताया कि आपका वैदिक सभ्यता, जिसमें ऋग्वैदिक काल भी और उत्तर वैदिक काल भी, उसके खत्म होने का क्या कारण था, लिखवाया पहले, सीक्वेंस नहीं बिगाड़ा। उसके बाद फिर मैंने आपको लिखवाया उत्तर वैदिक काल में क्या चीजें परिवर्तित हुई। फिर मैंने कुछ अदर फैक्ट्स आपको लिखवाए हैं जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के कॉमन हैं। गोत्र क्या होता है, तो बेटा आपने देखा होगा कि जैसे आपके यहाँ पर शादियां होती हैं, तो आपके यहाँ शादियां होने से पहले गोत्र पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि जो सेम गोत्र में लोग होते हैं ना, वो सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। ठीक है, सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते। गोत्र क्या होता है, जैसे आपका कुछ गोत्र होगा, मेरा जैसे गोत्र है वक्ष, तो ये गोत्र शब्द की जो शुरुआत हुई थी, ये उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्ट्स हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। और बेटा जी अदर फैक्ट का मतलब होता है कि उस चैप्टर से संबंधित सारे फैक्ट यहां पर आ जाते हैं। ये वो फैक्ट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे, और इसलिए मैंने आपको ये आपको लिखवाए हैं। ठीक है, अब आइए यहां पर, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये कुछ वो फैक्ट है, जैसे मैं आपको बता दूं ये क्यों लिखवाया मैम, क्योंकि ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है यूपी, सॉरी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। तो भाई आप एक बार बताओ, क्वेश्चन का डिस्कशन तो मैं चैप्टर के एंड में ही करूंगी या चैप्टर के बीच में करने लग जाऊं। ठीक है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो जब ये आपसे बढ़ई पूछा जा सकता है, आपसे कारपेंटर पूछा जा सकता है, तो आपसे अदर वर्ड्स भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको एक जगह लिखवा दिया। ठीक है बेटा, कास्ट अलग होता है, गोत्र अलग होता है। आगे आ जाएं। अब आपको जो मैंने प्रॉमिस किया था कि आज आपका जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, और उस नए चैप्टर का नाम है बच्चों महाजनपद। अब महाजनपद कैसे बने, महाजनपद किसको कहा जाता है, ये सब मैं आपको यहां से बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए महाजनपद, जब बेटा हम महाजनपद की बात करते हैं तो महाजनपद का टाइम सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो महाजनपद हैं उनकी शुरुआत 600 BC होगा। बेटा इसको करेक्शन करवा देती हूं मैं आपको, गलती से टाइप हो गया भैया से ईशा, वो ईशा पूर्व होगा, इसलिए इंग्लिश में भी गलत हो गया, लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं पढ़ेंगे। 600 BC से बेटा और 400 BC तक, 600 ईशा पूर्व से 400 ईशा पूर्व, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो 600 BC से 400 BC, ये आपको ध्यान रखना है।
बेटा गुनगुन, ये जो कलर मैं आपको दे रही हूं इसके ऑर्डर्स हमें ऊपर से मिले हैं, क्योंकि बच्चों की ये शिकायत है कि हम बोर्ड पीडीएफ डार्क कलर होने की वजह से नहीं लिखवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आइए। तो ये जो आपका महाजनपद काल है, तो मैंने अभी आपको, मैं हाथ से भी लिखकर सारा रिवाइज कराऊंगी, पहले आप देखें यहां पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुल बना, कुल मतलब परिवार, मतलब फैमिली। यहां पे कुल की इंग्लिश क्या लिखी हुई है? टोटल। तो इस वजह से आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो यहां पे आप लिखेंगे कि टोटल नहीं है, इसका मतलब है फैमिली। ठीक है, कुल का मतलब किससे है? तो मैम फैमिली से है। अब मुझे ये बताओ कि कुल का आपका जो है मुखिया कौन होता है? कुल के मुखिया को क्या कहते हैं? फैमिली। फैमिली है इसका मतलब। ग्राम किससे बनता है? कुल से बनता है। और ग्राम से क्या बनते हैं? विश बनते हैं। विश से क्या बनते हैं? जन बनते हैं। जन से क्या बनते हैं? जनपद बनते हैं। और जनपद से क्या बनते हैं बेटा? महाजनपद बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूं इसका मतलब किससे है? फैमिली से है। आप यहां पे इसको कट करके यहां लिख सकते हो फैमिली। तो बेटा जी फैमिली से ग्राम बनता है, ग्राम से विश, विश से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। और जिस बच्चे ने बोला है कि मैम जो परिवार, जो फैमिली होती थी उसका हेड होता था कुलपा, और विश का हेड विशपति, ग्राम का हेड ग्रामिनी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो महाजनपद काल है प्यारे बच्चे, महाजनपद काल के बारे में आपको 620 ईसा पूर्व से, मतलब 600 बीसी से आपको क्या पता चलता है? इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बेटा अब हमें यह पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आपके भारत में कितने राज्य हैं, तो आप कहोगे कि मैम भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर मैं आपसे क्या पूछूंगी बच्चे? मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको कैसे पता चला कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप मुझे तुरंत आंसर दोगे कि मैम हमारे संविधान में लिखा है। मैम हमारा संविधान कहता है कि भारत में 28 राज्य और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको जानकारी किससे मिल गई? संविधान से। तो अगर आप मुझसे अब यहाँ पे पूछो कि महाजनपद कितने हैं और महाजनपद की संख्या जब आप हमें बता रही हो, तो जानकारी कहां से मिली? जैसे हमें तो संविधान से मिली, हमें तो संविधान से मिली। तो हमें यह जानना है कि यह जानकारी हमें कहां से मिली कि महाजनपद कितने हैं। तो देखो नीचे क्या लिखा है, महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। और वो कुछ ग्रंथ किससे संबंधित हैं बेटा? बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमें यह बताता है कि महाजनपद काल जो है, महाजनपद काल की संख्या कितनी थी। कैसे पता चलेगा बेटा? तो आप कहोगे मैम कुछ ग्रंथों से, और वो ग्रंथ कौन कौन से हैं देखिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपका एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक आपका ग्रंथ है, और यह कहता है कि 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16। और वैसे ही आपका एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, जो जैन धर्म से संबंधित है और कहता है कि 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। तो कैसे पता चला? 2 सूत्रों से पता चला मैम, 2 जगह से हमें ये प्रूफ मिलता है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से, कि हमारे यहां पर उस समय महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति आए जैसे आष्टाध्यायी, और बेटा जी मैं आपको बता दूं कि आष्टाध्यायी के जो लेखक हैं यानी कि राइटर, वो हैं बेटा जी आपके पाणिनि। पाणिनि ने अपनी बुक, पाणिनि की बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है अष्टाध्यायी। तो इन्होंने अपनी बुक में कहा कि नहीं, महाजनपदों की संख्या कितनी है? 22 है।
ठीक है, 22 महाजनपदों की संख्या है, लेकिन बेटा इस बात को नहीं माना गया, इस बात को नहीं माना गया। माना किसको गया? मैम भगवती सूत्र और मैम आपका अंगुत्तर निकाय। और जब इन दोनों को माना गया तो इनकी संख्या भी कितनी मानी गई? तो आप कहेंगे मैम 16। कितनी मानी गई बच्चा? 16। तो हमारे महाजनपद कितने हैं? 16। जैसे आज आपको पता चलता है 28 और 8 संविधान, उस समय 16 अंगुत्तर निकाय और मैम भगवती सूत्र। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि किससे हमें पता चलता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। और बेटा जी आप बोलते हो इंपॉर्टेंट लिख देना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी, या भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी। योगेंद्र बेटा भगवती सूत्र एक जैन धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, आगे आइए। आगे मैं अगर आपसे बात करती हूं तो जैसे आपके यहां पर अभी टोटल कितने राज्य हैं, तो आप तुरंत कहोगे कि मैम इस समय हमारे पास 28 राज्य हैं। तो इस समय टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। अब इन 16 महाजनपद में से अगर मैं आपसे बात करती हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो 16 महाजनपद में से कितने राजतंत्र थे और कितने गणतंत्र थे। अब मैम राजतंत्र क्या होता है और गणतंत्र क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। बेटा देखो, जो आपका राजतंत्र होता है, राजतंत्र जो होता है जिसे आप कहते हैं मोनार्की, इसमें क्या होता है? इसमें एक सीधा सिस्टम चलता है, राजा का बेटा सन ऑफ किंग, राजा का बेटा सन ऑफ किंग ही क्या होगा? नेक्स्ट किंग, यानी अगला राजा, अगला राजा। जैसे बेटा आज भी आप देखते हैं ब्रिटेन में, आज भी क्या देखते हैं हम? ब्रिटेन में देखते हैं कि ब्रिटेन में आज भी जो राजा और रानी होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं और ब्रिटेन में राजा और रानी होते हैं, तो ब्रिटेन में जो राजा और रानी है वहां पे राजा या रानी का बेटा या बेटी ही नेक्स्ट किंग या क्वीन होते हैं। और बच्चों आपको मैं ये बता दूं कि हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। हमारे भारत में राष्ट्रपति जी, जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनका बेटा ही नेक्स्ट राष्ट्रपति होगा या उनकी बेटी ही नेक्स्ट राष्ट्रपति होगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो इस समय जो 16 महाजनपद थे उनमें से 14 आपके महाजनपद ऐसे थे जिनमें यह कॉन्सेप्ट चलता था कि राजा का बेटा ही क्या होगा? बेटा राजा होगा। बच्चे अगर अपने कमेंट्स के आंसर चाहिए तो क्लास के एंड में मैं आपको आंसर दूंगी। आप मुझे खड़ूस कह लीजिए, आप मुझे एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अब मैं उन बच्चों का बिल्कुल नुकसान नहीं करूंगी जो क्लास में पढ़ने आते हैं। आपकी नज़र में मैं खड़ूस हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मेरे में बहुत एटीट्यूड है, दैट्स योर चॉइस कि आप क्या सोचते हैं। मेरे लिए आप सब एक बराबर हैं, मैं सबको एक बराबर मानती हूँ। टेलीग्राम पे चाहे आप मुझे 50 टैग करें या 100 टैग करें, सबके रिप्लाई करती हूँ। यहाँ बेटा मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, और शायद ये मजबूरी आप उस दिन समझ पाएंगे जब आप मेरी जगह आकर खड़े होंगे और मैं वहां बैठी रहूंगी कि क्लास में जहां 3 से 4 बच्चे होते हैं, सॉरी 3 से 4,000 बच्चे होते हैं, एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 4,000 बच्चों का रिप्लाई कर सके। ठीक है, और जिसको नवीन सर से पढ़ना है, नवीन सर की उसकी क्लास चल रही है यूट्यूब पर, आप आराम से वहां पढ़िए। लेकिन जिसे यहां पढ़ना है उसे प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यहां पढ़ने दीजिए, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला है वो लगातार प्रैक्टिस भी कर रहा है, वो लगातार अपना रिस्पॉन्स भी दे रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है। अगर मुझे आपके अच्छे फ्यूचर के लिए आपकी नजर में गलत भी बनना पड़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जिस दिन आपके क्वेश्चन ठीक होंगे, जिस दिन आपके नंबर अच्छे आएंगे, स्कोर आपका बढ़ेगा, उस दिन बेटा आप अपने आप ही मुझे अच्छा मान लोगे। मुझे आपसे अच्छा बुरा नहीं चाहिए, मुझे आपसे नौकरी चाहिए, और वही करने में यहां पे आती हूं। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो राजतंत्र आपको समझ आया। अब गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र बेटा जैसा आपके देश में है, गणतंत्र आपका क्या होता है? जैसे मैम हमारे देश में है, मतलब डेमोक्रेसी, सॉरी रिपब्लिक, सॉरी बच्चों गलती से डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो राजा होता है, राजा का जो निर्वाचन या चुनाव, राजा का चुनाव कौन करता है? राजा का चुनाव जनता द्वारा होता है, जनता द्वारा। यानी यहां पर पब्लिक खुद अपने राजा को चुनती है। ठीक है, राजा किसको चुनती है? खुद अपने राजा को चुनती है। ठीक है विकास, अभी आप पढ़ाई कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि मैम इस टाइम पे केवल ऐसे दो रिपब्लिक आपके महाजनपद थे, एक था बेटा बज्जी, और इस बज्जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो बज्जी है, इसकी जो आपकी कैपिटल है वो है वैशाली। ठीक है, वो क्या है बेटा? वो है बच्चे वैशाली, वैशाली है। और बच्चों अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ये दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है। यानी वज्जी जो आपका एक महाजनपद है, ये आपका फर्स्ट ऐसा महाजनपद था जिसमें दुनिया का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, और बेटा आपका जो सेकंड है वो है बच्चे मल्ल, और ये भी क्या था? ये भी एक गणतंत्र था। और मल्ल जो है इसकी कैपिटल क्या थी? इसकी कैपिटल थी कुशीनगर। ये वही जगह है कुशीनगर बेटा जहां पर गौतम बुद्ध की डेथ होगी। तो आपके 16 में से 2 गणतंत्र थे और बेटा जी 14 राजतंत्र थे। हाँ, आम्रपाली भी बच्चे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या हैं? जनपद हैं। तो महाजनपद के बारे में इतना आपने देखा। अब अगर मैं आपसे बेटा आगे बात करती हूं तो महाजनपदों के बारे में जरा ध्यान से सुनना। अगर मैं महाजनपदों की बेटा बच्चे बात करती हूं तो आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो मगध है, मगध, इस मगध की अगर हम बात करेंगे तो मगध के बारे में आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि जो मगध था ना, ये आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली, यानी मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। ये आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद। बेटा एक बात और बता दूं कि पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था, तो मगध था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो मैं नोट डाल के नीचे यहीं पर मेंशन कर देती हूं। नोट पूछा जाता है, मगध से पहले, मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो वो था बेटा जी आपका काशी। कौन सा था बेटा जी? काशी। कौन सा था बेटा? तो आप कहोगे मैम काशी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में बेटा आपका जो नेक्स्ट महाजनपद है, और नेक्स्ट महाजनपद की बात करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो मगध था, ये मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ओफो, मगध से पहले। नेक्स्ट लिखेंगे मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था, सोन नदियों से घिरा हुआ था।
घिरा हुआ था। गंगा के दक्षिणी भाग को, गंगा के दक्षिणी भाग को मगध कहा जाता था। मगध कहा जाता था। ठीक है बेटा, तो मगध के पॉइंट्स एक साथ मैंने आपको लिखवा दिए हैं। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट दे रखा है और वो है बच्चा अंग, और अंग के बारे में लिखेंगे सबसे पूर्वी महाजनपद यही था, यानी ईस्टर्न महाजनपद, और इसकी कैपिटल थी चंपा। और ये किस नदी के किनारे पर था? मालिनी नदी के किनारे पर था। और बेटा मगध की कैपिटल क्या क्या थी? देखो, मगध की पहले कैपिटल बनेगी राजगृह, फिर आपका ग्रीवरज या फिर पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बेटा जिसको आज के समय पे आप पटना कहते हो। तो ये आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सबसे शक्तिशाली था, मगध से पहले कौन सा शक्तिशाली था, मगध किन नदियों के किनारे पर था। ठीक है, और बच्चे ये भी पूछा जाएगा कि सबसे पूर्वी कौन सा था, यानी ईस्टर्न महाजनपद, तो वो आपका था अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। ये बेटा सीधा सीधा आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, तो एक है बच्चा आपका कौशल, कौशल महाजनपद, जिसकी फेमस राजधानी है श्रावस्ती, ये बहुत पूछी जाती है। अवंती की राजधानी है महिष्मती और आपकी उज्जैन। गांधार की बेटा तक्षशिला, ये तक्षशिला वही जगह है जहां पर आचार्य चाणक्य, जिनका नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे आचार्य रहेंगे। और ये गांधार मैंने आपको बता दूं कि अगर मैं आपको इनको मैप में दिखाऊं तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए ये आपका महाजनपद है, और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये आपके दो ऐसे महाजनपद हैं जो आज के समय में भारत से बाहर हैं, काम्बोज और गांधार। तो गांधार की कैपिटल है बेटा तक्षशिला, और आपको ध्यान रखना है काम्बोज, ये दोनों कहां पर हैं आज के समय पे? भारत से बाहर। और मैम हमने अभी जो मगध पढ़ा, तो बेटा देखिए मगध यहां पर है, और जो हमने अंग पढ़ा वो यहां पर है। ये सब आपको लोकेशंस मैंने यहां दे दी है। ठीक है, एक मैंने आपको काशी बताया जो मगध से पहले शक्तिशाली था, काशी यहां पर है। ठीक है, काशी है, काशी, काक्षी नहीं है बेटा, खुशबू काशी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो मैंने अभी इनके बारे में आपसे बात की, तो आप कहेंगे गांधार और काम्बोज दो ऐसे महाजनपद हैं जो आज के समय में इन प्रेजेंट भारत के बाहर हैं। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी महिष्मती, और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। ठीक है बेटा जी, इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगर मैं आगे आपसे बात करती हूं, तो काशी, काशी बेटा आपका वाराणसी, और ये वही जगह है वाराणसी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी जैन धर्म, तो मैं आपको एक व्यक्ति का नाम बताऊंगी जो कि आपके 23वें तीर्थंकर हैं। तो देखिए लिखा है राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। आप इसको अभी लिखना चाहें अभी लिख सकते हैं, वरना मैं जैन धर्म में लिखवाऊंगी। तो काशी की राजधानी क्या है बच्चे? आप कहेंगे मैम काशी की राजधानी है वाराणसी, और वाराणसी को आज के समय में हम जो कहेंगे कि राजा अश्वसेन के पुत्र जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। और वाराणसी मतलब बनारस, कहां पड़ेगा बच्चे? यूपी में। बेटा मैंने वर्कशीट आपको एडवांस में दे रखी है वैदिक काल की, और महाजनपद काल की मैं आपको दे दूंगी इसके खत्म होने के बाद। ठीक है, कल नहीं दे पाऊंगी, और आपको मैं पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कल आपकी क्लास भी नहीं होगी मेरी, और उसका रीजन है कि कल मेरी मैराथन क्लास है। ठीक है, और मैराथन चलेगी लगभग 4 से 5 घंटे, तो इस वजह से आपकी क्लास बच्चे कल नहीं हो पाएगी। इसकी जगह मैं कोशिश करूंगी कि सैटरडे आपकी क्लास ले लूं। ठीक है, आगे आइए बेटा पांचाल।
और ये पांचाल जो था ये क्या करता था, गंगा को 2 भागों में विभाजित करता था। और इसकी आपकी कैपिटल्स हैं अहिच्छत्र और काम्पिल्य। कौन सी हैं? अहिच्छत्र और मैम काम्पिल्य। ठीक है, आगे आइए। वज्जी, वज्जी की कैपिटल है वैशाली, मैंने अभी डिस्कस किया। और यहां पर क्या था, दुनिया या विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया, पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। और अब इसमें लिखा है कि आम्रपाली का संबंध था। बेटा आम्रपाली एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल थी, बहुत ही सुंदर, जिसके बारे में सुना जाता है। और बेटा आपको मैं बता दूं, कहते हैं ना कि अगर कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो वो हमेशा नुकसान देती है। जैसे गुस्सा ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान है, खुशी ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान हो जाता है, दुख ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान है, सुंदरता ज्यादा हो जाए तो वो भी नुकसान है। कैसे मैम? तो बच्चे आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि हर एक राजा और हर एक व्यक्ति इससे शादी करना चाहता था। और ये इसकी खूबसूरती की वजह से था। और ये कहां की रहने वाली थी? वैशाली की थी। ठीक है, कहां की थी? वैशाली की थी मैम। और वैशाली की प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो आम्रपाली जब वहां पर रहती थी तो हर एक राजा, हर एक व्यक्ति जब उससे शादी करना चाहता था तो यहाँ पे ये नौबत आ गई थी कि आम्रपाली से शादी करने के लिए युद्ध तक होने लग गए थे। और लोग एक दूसरे को मारने को तैयार बैठे थे कि आम्रपाली से शादी कोई करेगा तो मैं करूंगा, वो कहता था मैं करूंगा। ठीक है, अब यहां पे लोगों ने क्या सोचा कि अगर आम्रपाली ने किसी से भी शादी करी तो वो व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा, यहां पे युद्ध हो सकते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन निकाला और यह कहा गया कि जो आम्रपाली है वो आज के बाद नगर वधू है। नगर वधू का मतलब है कि उस जगह पर जितने भी मेल थे उन सबकी वाइफ आज से यही है, ये सबकी वाइफ है। मतलब एक तरीके से इसको क्या बना दिया? प्रोस्टिट्यूट बना दिया, केवल इसकी सुंदरता ने। ठीक है बेटा, तो प्रोस्टिट्यूट बनने पर इसको मजबूर कर दिया। आप कह सकते हो कि प्रोस्टिट्यूट बन गई, हाँ बिल्कुल अल्पा, वेश्या बना दिया। सिर्फ इसकी सुंदरता इसकी दुश्मन बन गई। और यही आम्रपाली है जो बाद में जब मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगी तो जाकर बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगी। नगर वधू मतलब सभी आदमियों की वाइफ हो गई है। तो ये इसकी सुंदरता की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ, इतना आपको समझना है। और मैं आपको बता चुकी हूं कि उत्तर वैदिक काल के बाद महिलाओं की स्थिति खराब होना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये आम्रपाली बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगी आगे चलकर। अब आगे आइए बच्चे, आगे देखते हैं। एक है आपका यहां पर कंबोज, यानी कि इसकी कैपिटल है हाटक, और ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थी। अश्मक जिसकी कैपिटल है प्रतिष्ठान या पैठन, और एक मल्ल यानी कि कुशीनगर। और कुशीनगर ये वही जगह है जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु, और मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण हुई। तो ये 3 और हैं। आम्रपाली का कोई दोष नहीं था बेटा, लेकिन उस टाइम पे किसकी चलती थी? पुरुषों की चलती थी। क्योंकि मैंने आपको बताया उत्तर वैदिक काल से या ऋग वैदिक काल में भी हम बात करें तो पितृसत्तात्मक समाज था, और आज के समय में भी बेटा आपका पितृसत्तात्मक ही समाज है। मैंने अभी तो बताया बेटा कि आम्रपाली से अगर कोई भी शादी करता तो उस व्यक्ति को मरना पड़ता। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे आइए। सूरसेन
इसकी कैपिटल थी मथुरा। मत्स्य, इसकी कैपिटल थी विराटनगर। कुरु, इसकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ बेटा आज के समय में दिल्ली का एक मेट्रो स्टेशन भी है। तो मत्स्य की कैपिटल विराटनगर, सूरसेन की कैपिटल मथुरा, कुरु की कैपिटल आपकी इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली के अंदर है। गगन बताऊंगी बेटा, आम्रपाली का बच्चा भी हुआ था। कहा जाता है कि राजा बिंबिसार और आम्रपाली का एक बेटा था जिसका नाम था जीवक। जब मैं बिंबिसार आपको पढ़ाऊंगी तो जीवक के बारे में भी पढ़ाऊंगी। आपने क्वेश्चन पूछा कि इसका बच्चा नहीं था बच्चा। बिंबिसार जो मगध साम्राज्य का संस्थापक रहेगा, सॉरी मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश का संस्थापक रहेगा। ठीक है, आगे चल सकते हैं। तो ये आपकी यहां पे राज्य हो गए और दो लास्ट आपके बचते हैं। वत्स की कैपिटल कौशाम्बी और चेदी की बेटा शक्तमती। और शक्तमती से कलिंग शासक खारवेल का संबंध था। खारवेल कौन थे? कलिंग शासक खारवेल, इनके बारे में आप आगे से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मेरी क्लास कल 10 बजे से होगी मैराथन। अब देखिए यहां पर मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे कुछ अब आप लिखेंगे फैक्ट्स। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मगध से, लिखिएगा मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, एक फैक्ट आपका ये हो गया। मगध से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। कितने में से बेटा? 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में से घाटी में थे। 16 में से 8 महाजनपद यूपी यानी उत्तर प्रदेश, यूपी में थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा 2 महाजनपद गंधार और कंबोज। भारत की सीमा से, सीमा मतलब बॉर्डर, बाहर स्थित हैं। और मैं लोकेशन आपको दिखा चुकी हूं, बाहर स्थित हैं। ये वर्तमान में है क्योंकि उस समय तो भारत से अलग पाकिस्तान बना ही नहीं था। ठीक है, एक और चीज लिखिएगा, महाजनपदों के शासक, महाजनपदों के शासक महाजनपदों के शासक उपज का 1/6 भाग यानी 1/6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कर यानी टैक्स के रूप में लेते थे।
तो इनका टैक्स कितना था? टोटल प्रोडक्शन का 1/6 था। टोटल प्रोडक्शन का 1/6 था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अब देखिए आगे आगे अगर मैं बात करूं तो इसको खत्म करिए, फिर मैं अगली क्लास में बौद्ध धर्म शुरू करूंगी। यूपी में स्थित 8 महाजनपद, कौन कौन से थे? तो लिखिएगा, पहला लिखिएगा बेटा कुरु, दूसरा पांचाल, तीसरा सूरसेन, चौथा वत्स, पांचवा कौशल, छठा मल, मल इसकी कैपिटल कुशीनगर और यहां पे गणतंत्र था। उसके बाद में सातवां काशी, और आठवां चेदी या छेदी, कहीं कहीं ये छेदी भी लिखा दिखेगा आपको। ये आपके 8 महाजनपद ऐसे थे जो यूपी में थे। ठीक है, तो ये आपके 8 महाजनपद जो यूपी में स्थित थे। अब बेटा जी इतना आपने पढ़ा है, कुछ यहाँ पे पीडीएफ में भी लिखा है, वही लिखा है जो मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूं। आप यहां से इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब आपको पता है महाजनपद जब खत्म हो गया है तो हमारा किसका बारी होती है? रिवीजन की। बेटा प्लीज मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूं, आंसर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना पुराण। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद का समय क्या था? समय कितने महाजनपद में, कितने महाजनपदों में राजतंत्र था? दुनिया का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? आम्रपाली का संबंध किस महाजनपद से था? उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता, उत्तर वैदिक काल में समाज
उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था कैसी थी? कितने बच्चे हैं जो ये बता दें कि इन क्वेश्चंस के आंसर उनको नहीं आते हैं? नेक्स्ट बताना, 16 महाजनपद थे, इसकी जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? किन ग्रंथों से मिलती है? मगध की राजधानी, अंग की राजधानी, उसके बाद काशी की राजधानी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कितने महाजनपद यूपी में हैं? कितने महाजनपद यूपी में हैं? कितने महाजनपद गंगा घाटी में हैं? चलो, ये कौन कौन आंसर कर रहा है? सारे बच्चे कर रहे हैं, है ना? अब देखिए, ये रिवीजन है। अगर आपसे मैं बोलूं इसका आंसर मत्स्य, सबसे शक्तिशाली मगध, महाजनपद का समय 600 बीसी से 400 बीसी, राजतंत्र कितने में था? 14 में, दुनिया का पहला गणतंत्र वज्जी, आम्रपाली का संबंध वैशाली, मुख्य देवता उत्तर वैदिक काल के प्रजापति, समाज में सेम था, पितृसत्तात्मक, जाति व्यवस्था जन्म आधारित, नेक्स्ट 16 महाजनपद की जानकारी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। मगध की राजधानी राजगृह, ग्रीव्रज या पाटलिपुत्र। अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी। कितने महाजनपद यूपी में हैं? 8, गंगा घाटी में 10। अब कल क्या पढ़ेंगे? कल का मतलब है परसों, क्योंकि कल तो बच्चे क्लास होगी नहीं, मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूं। कल कहीं होके परसों क्लास होगी और आपका चैप्टर रहेगा बौद्ध धर्म। आप पूरा बौद्ध धर्म पढ़ के आना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एक बार देख लिया करो, क्योंकि मैं टॉपिक का नाम आपको पहले ही दे देती हूँ। पीडीएफ इसी के साथ मर्ज करके एडवांस में दे दूंगी आपको। बौद्ध धर्म की पूरी पीडीएफ मैं आपको मर्ज करके इसमें दे दूंगी, ठीक है? अब मुझे बताइए कि क्या आपके सारे क्वेश्चन ठीक हुए? ये रिवीजन के जितने भी हुए, अगर ठीक हुए हैं तो थम्स अप या स्माइली कर दीजिएगा। मैम क्वेश्चन आया था मृतकों का टीला वाला। हाँ जी बेटा, आया होगा, वो कई एग्जाम में आया हुआ है बच्चा। सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा? कल क्लास होगी, हाँ, मतलब जो क्लास होगी ना वो टीचिंग वाले चैनल पे होगी, रोजगार विद अंकित टीचिंग, और उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। अगर आपको लगता है कि आप वो क्लास करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यस मैम, और क्या लिखा है? यस मैम, यस मैम, यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे उन्हीं बच्चों से ये उम्मीदें हैं जो पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और अगर बेटा एक आधा इसमें से रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर रिवीजन करो, आपका कंठस्थ हो जाएंगी चीजें। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको अच्छा कंटेंट देना और जितना पढ़ाया जाए उतना क्लास में याद कराना। और बेटा जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए ही आपको मैं कंटेंट देती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें पहले से ही आपको दी गई होंगी। और एक चीज़ और सुनते जाइए,
एक चीज और सुनते जाइए, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है नोट्स को लेकर। बेटा जब आप नोट्स बनाते हो तो ये आपके कॉपी का पेज रहता है, और मैं कई बार बोल चुकी हूं कि कॉपी के इतना स्पेस खाली छोड़ा करो ताकि अगर उसमें कुछ भी ऐड करवाया जाए तो आप वहीं पर ऐड कर सको। ये नोट्स बनाने का तरीका होता है, और ये अभी के लिए नहीं, अगर मान लो इन फ्यूचर आप कोई नया पॉइंट पढ़ते हो उस चैप्टर से संबंधित, तो वो भी फिर आप इस साइड में लिख सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो पीडीएफ में है उसके अलावा मैं आपको कुछ लिखवा ही नहीं सकती क्लास में, ये नहीं हो सकता बेटा। इंपॉर्टेंट चीजें लिखवानी पड़ेंगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज आप इतना ही रखिए, कल अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, पीडीएफ आपको एडवांस दे दूंगी, उसको वहां से पढ़ के आइएगा, और साथ साथ बेटा क्वेश्चन भी देख लिया करो कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये नोट्स बनाने का तरीका है, हर तरीके से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, वो तभी कर पाऊंगी जब आप लेना चाहेंगे। अगर आप लेना ही नहीं चाहेंगे तो फिर मैं बेटा हेल्प कैसे कर पाऊंगी, फिर पॉसिबल ही नहीं है। और टेलीग्राम पे आप चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।